नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। पिछले 8 साल में देश में बहुत कुछ बदल गया है दोस्तों। बस नहीं बदली है तो बीजेपी की सत्ता के लिए चालबाजियां। अगर आप गौर फरमाएंगे तो पाएंगे कि बीजेपी जहां जीत दर्ज कर लेती है वहां की सत्ता तो उसके पास होती ही है, लेकिन जहां विपक्ष में बैठती है वहां भी जोड़ तोड़ करके सत्ता हथिया ही लेती है। इसके कई उदाहरण देश ने पिछले वर्षों में देखे हैं और अब एक बार फिर बीजेपी वही सब कुछ महाराष्ट्र में करती हुई दिख रही है। शिवसेना विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे लगभग 2 दर्जन विधायकों के साथ गुजरात के सूरत के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। उनका गुजरात जाना इस बात का इशारा करता है कि शिवसेना की इस बगावत में बीजेपी का हाथ है। शिवसेना के विधायकों को गुजरात में रखने से बीजेपी को उन पर नजर रखने या महाराष्ट्र सरकार के लोगों से दूर रखने में आसानी होगी, ये साफ समझ में आ रहा है, इसलिए उनको गुजरात भेजा गया है। इस वक्त शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बचा लें, जबकि बीजेपी फिर से सरकार महाराष्ट्र में बनाने की संभावनाएं तलाशने में जुट गई है। इस बार बीजेपी का प्रयोग कितना सफल होगा, ऑपरेशन लोटस कामयाब होगा या नहीं, इस पर तो आज हम चर्चा करेंगे ही, और इस पर भी मंथन करेंगे कि आखिर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को बार बार गिराने का ये खेल देश के लिए कितना नुकसानदायक है। प्रधानमंत्री जी यानी मोदी जी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मैसूर में योग कर रहे थे और लोगों को योग से होने वाले फायदे गिना रहे थे। सेहत का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी पर देश में लोकतंत्र की सेहत का ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी है उस पर भी उन्हें सोचना चाहिए। खैर, यहां सवाल यह है कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र में खेला करने में सफल होगी। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के पास पैगाम भेजा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले, वरना का मतलब वरना आप समझ सकते हैं। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में खेला अभी बाकी है। इधर राष्ट्रपति चुनावों में विपक्ष ने एक ऐसा दांव खेल दिया है जो बीजेपी को मात दे सकता है। राष्ट्रपति चुनावों के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के दिग्गज नेता जो रहे, पूर्व दिग्गज नेता कह सकते हैं, यशवंत सिन्हा का नाम विपक्ष ने दिया है। सिन्हा ने आज सुबह ही ट्वीट करके इसके संकेत भी दे दिए थे और उसके बाद अब इसकी घोषणा भी हो गई है। उनके नाम पर बीजेपी के लिए विरोध करना मुश्किल हो जाएगा और इसके अलावा जेडीयू जैसे दलों को साथ लेने में भी आसानी होगी अब विपक्ष को। लेकिन इन सब के बीच चाहे ईडी के सामने राहुल की पेशी हो या अब महाराष्ट्र में सत्ता पाने के लिए ऑपरेशन लोटस हो, क्या राष्ट्रपति चुनाव में फंसी बीजेपी की ये सियासी चाल है? क्या अभी बीजेपी की चालबाजियां बाकी हैं? आइए इन्हीं तमाम सियासी हलचलों पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम महाराष्ट्र की। लेकिन महाराष्ट्र की बात और इन सब में जो कुछ भी पिछले आप अगर देखिए तो पिछले 26 मई का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उसी दिन एक टेलीविजन चैनल पर नुपुर शर्मा ने एक विवादास्पद बयान पैगंबर मोहम्मद के बारे में दिया था और यहां से जो हलचल तेज हुई है इस देश में वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी पिछले 4-5 दिनों से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे अग्निपथ पर। अग्निपथ जो है वो अभी जारी है। छात्रों का, युवाओं का रोष, उनका गुस्सा जारी है, विरोध प्रदर्शन जारी है। दूसरी तरफ ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी भी जारी है और साथ साथ देश में राष्ट्रपति का चुनाव है जिस पर बीजेपी को लगता है कि किसी भी तरह करके वो अपने लिए वोट सुरक्षित कर ले ताकि अपने कैंडिडेट को जिता पाए। क्या ऑपरेशन लोटस इन महाराष्ट्र ये भी उसी का एक हिस्सा है? आइए इन तमाम बातों पर चर्चा करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी इस वक्त मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनसे परिचय आपका करवाऊं और सीधे आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे हम। हमारे साथ इस वक्त देखिए स्क्रीन पर 4 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, धनंजय कुमार जी हैं, सुनील शुक्ल जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों वरिष्ठ जनों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत है आप तमाम साथी शुभचिंतक दोस्त हमारे जो जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम, इस लाइव कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए और इसके भागीदार बनने के लिए आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आप जानते हैं कि आपका जो एक एक कमेंट हमारे लिए मायने रखता है, इसलिए मुद्दों से रिलेटेड कमेंट जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में
उसकी हमें ज़रूरत होती है। बहुत कुछ उससे देखने, सीखने और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें मौका मिलता है, सहूलियत होती है हमें। सीधे आना चाहूंगा धनंजय जी, आप मुंबई से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है धनंजय जी मुंबई में, और क्या लगता है उद्धव ठाकरे की सरकार रही या गई, क्या कहेंगे इतनी जल्दी? लेकिन फिर भी आपसे ये पूछना अभी वाजिब है, मुंबई में बैठे हुए हैं, शायद मुंबई में बारिश भी पिछले दिनों हो रही थी, आज का क्या आलम है नहीं पता, लेकिन जो यहाँ सियासी फुहारें हैं और जिसकी तपिश आ रही है गुजरात के सूरत के एक होटल से, वहां से जो पैगाम आ रहा है वो उद्धव ठाकरे के लिए ठीक नहीं है। क्या विपक्ष अपनी सरकार को, विपक्ष मैं केंद्र की बीजेपी सरकार के सामने कह रहा हूं, बचा पाएगा? देखिए क्या है राजीव जी, कि अब सरकार बचेगी नहीं बचेगी ये तो कहना अभी नहीं चाहिए, इसलिए कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, और ये बीजेपी भी नहीं कह पा रही है कि हमने जो है सरकार बनानी है, शिवसेना की सरकार गई। तो आखिरी पल तक लड़ाई चलेगी जब तक सरकार गिर नहीं जाती, या जब तक सरकार का कुछ नतीजा सामने आ नहीं जाता, इस्तीफा नहीं देते उद्धव ठाकरे, या ये एकनाथ शिंदे जो है वो सामने आकर के कहने दें कि हाँ हमने इतने विधायकों को तोड़ लिया है और इतने हम लोग हो गए। देखिए महाराष्ट्र में लंबे समय से जो है वो बहुमत की सरकार नहीं रही है। बहुमत का मतलब है कि एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है बहुत लंबे समय से। कांग्रेस की भी सरकार थी इसके पहले, मतलब बीजेपी से पहले जो कांग्रेस की सरकार रही 2 टर्म, जिसमें देशमुख साहब चीफ मिनिस्टर रहे, तो वो भी अल्पमत की सरकार थी। और 4 पार्टियां, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 पार्टियां लगातार हैं, 90 के दशक से ही चली आ रही है उस तरह की स्थिति। 95 में पहली बार शिवसेना और बीजेपी ने सरकार बनाई थी, मनोहर जोशी के को चीफ मिनिस्टर लेकर के, तब बाला साहब ठाकरे थे। तो देखिए शिवसेना का थोड़ा सा चरित्र पहले समझते हैं कि शिवसेना जो है बेसिकली शुरुआत जब 66 में इसकी हुई थी, तो ये एक भूमिपुत्र का नारा दिया था और कहा था कि यहाँ के जो महाराष्ट्र के नागरिक हैं सबसे पहले उनके रोजगार के लिए बात करेंगे। और जब शिवसेना का गठन हुआ था तो राजनीति इसके लिए सेकेंडरी थी, इसके लिए प्राइमरी था समाज, मराठी समाज। तो मराठी समाज को कैसे बेहतर जगह मिले महाराष्ट्र के उद्योग धंधों में, बिजनेस में, व्यापार में, नौकरियों में, इसके लिए आंदोलन शुरू किया गया था शिवसेना का, जो बाला साहब ठाकरे ने शुरुआत की थी इसकी। फिर समय के साथ जो है उसमें कई सारी चीजें आई, फिर राजनीति भी आई, और फिर जो है 89 में 90 में पहली बार बीजेपी शिवसेना दोनों मिलकर के लड़े और विधायक बने इनके शिवसेना के। तो 90 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन आता है तो फिर एक बार बदलता है शिवसेना का। शिवसेना का स्वरूप जो है वो रीजनल पार्टी से, यानी जो मराठी भाषा को लेकर के ये पार्टी शुरू हुई थी, उसका रंग बदलने लगता है और ये हिंदूवादी पार्टी बन जाती है, हिंदुत्ववादी पार्टी बन जाती है। और उस समय मुझे याद है, चूंकि तब मैं बॉम्बे तो आया हुआ था, तो जो बाला साहब ठाकरे ने जब अखबार शुरू किया हिंदी का, दोपहर का सामना, तो उसमें से संजय निरूपण और मैं, हम दोनों जनसत्ता से आए थे, 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो अखबार शुरू करने वाले थे। तो अखबार शुरू करने का बेसिकली पर्पस यही था कि बाला साहब ठाकरे जो है शिवसेना को महाराष्ट्र की पार्टी नहीं बना के रखना चाहते थे, वो चाहते थे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना का विंग हो, शिवसेना खड़ी हो। तो उस समय से ही जो है एक आने लगा था, आरोप लगने लगा था कि ये जो है मराठीवाद अब जो है नहीं चलेगा। और उसमें बीजेपी, और देखिए उसी समय से समझ लीजिए कि बीजेपी और शिवसेना का जो एक टसल जो है, क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा रहा वो पूरा का पूरा हिंदूवादी रहा शुरू से, जब से उसका गठन हुआ। शिवसेना का एजेंडा था मराठीवाद, और मराठीवाद के बाद ये हिंदूवाद पे आए। और धीरे धीरे सरकार 95 में भले बना ली शिवसेना बीजेपी ने, और उसमें शिवसेना को मुख्यमंत्री पद मिला, चूंकि बाला साहब ठाकरे उसमें बड़े चेहरा थे महाराष्ट्र में कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं था बीजेपी के पास। प्रमोद महाजन ने ये डिजाइन किया था पूरा फार्मूला, और बाला साहब ठाकरे के पास ले गए थे और ये गठबंधन बना था बाद के सब। लेकिन झगड़े इनके उस समय भी चल रहे थे, जब बाला साहब ठाकरे थे तब भी शिवसेना बीजेपी के साथ झगड़े चलते थे, दोनों अलग लड़ते थे, कभी साथ लड़ते थे, फिर झड़प होती थी, तो ये सारी चीजें होती रहती थी। तो बीजेपी और शिवसेना के साथ झगड़ा जो है कोई नया झगड़ा नहीं है, पहले से चलता रहा।
हालांकि 90 के बाद बीजेपी और शिवसेना दोनों एक ही फ्रंट पे आके खड़ा हो जाते हैं, दोनों एक ही विचारधारा के साथ चलते हैं, वो हिंदूवादी रहता है, तो दोनों में फर्क लगभग खत्म हो जाता है। फिर जो है आप याद कीजिए कि ये जो आज घटना हुई है एकनाथ शिंदे वाली, ये कोई पहली घटना शिवसेना के साथ नहीं है। इसके पहले बहुत पहले आपको याद हो तो छगन भुजबल जो है अलग हो गए थे और कांग्रेस में चले गए थे छगन भुजबल, वो बहुत बड़ी टूट मारी जाती थी और बाला साहब उस समय बड़े ताकतवर थे, तो बाला साहब को छोड़ करके जाना किसी व्यक्ति का उस समय आसान नहीं माना जाता, क्योंकि शिवसेना जो पार्टी थी वो शुद्ध रूप से केवल राजनीतिक पार्टी नहीं थी, शिवसेना के पास जो है दूसरे बाहुबल भी थे और कहा जाता था कि शिवसेना से पंगा लेने का मतलब है बाहुबली से भिड़ना। तो शिवसेना की जो शुरुआत हुई थी जिसमें वामपंथियों के साथ या कहिए कि जिस तरह से जो मिल मजदूरों का जो लड़ाई चल रही थी उसमें जिस तरह से इस्तेमाल हुआ था शिवसेना का, तो बाहुबली के तौर पे ये पार्टी थी और बाला साहब जो है एक तानाशाह के तौर पे थे, जो कहते थे वही पार्टी के लिए लाइन बन जाती थी। लेकिन धीरे धीरे शिवसेना कमजोर पड़ती गई जब वो हिंदूवाद पे आती गई। फिर देखिए राज ठाकरे अलग हो गए, फिर नारायण राणे अलग हो गए, चले गए, और ये जो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें दोनों मिल करके लड़े थे। तो और उसके बाद जब सरकार बनाई उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ जाकर के, तो बहुत सारे विधायकों को असहजता महसूस हुई, क्योंकि असहजता इसलिए महसूस हुई थी कि कांग्रेस पार्टी जो तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अब ये बात करेंगे हिंदूवाद की तो कैसे बात करेंगे? आप देखिएगा अभी भी शिवसेना के ज्यादातर विधायक जो होंगे वो एक टीका लगा के रखते हैं माथे पे, और टीका उनकी पहचान है। बीजेपी के विधायक उतने टीका नहीं लगाते जितने टीका शिवसेना वाले लगा के घूमते। तो ये झगड़े वाली बात तो पहले से थी, और अभी राजनीति जो है मूल तौर पे जो पहले बाला साहब ठाकरे के प्रति वफादारी की बात होती थी, उद्धव ठाकरे के साथ उतने वफादार तरीके से शिव सैनिक नहीं है। उद्धव ठाकरे उस मामले में एक कमजोर व्यक्ति माने जाते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्रवादी थोड़े नरम किस्म के आदमी है, राज ठाकरे जैसे व्यक्ति नहीं है, तो इनकी पकड़ थोड़ी कमजोर पड़ेगी। अब देखिए बीजेपी ने जो किया है, बीजेपी मूलतः पहले भी आपको याद होगा कि जब चुनाव लड़ा गया था और सरकार बनाने की बात हुई थी तो अजित पवार को लेकर के उसने सरकार बना दी थी आधी रात में, फिर किस तरह से झमेला हुआ और फाइनली ये हुआ। तो अभी इसलिए बीजेपी तब से प्रयास कर रही थी, लेकिन इस बार मौका मिल गया है, और अभी ये मौका इसलिए लेना था इसको कि गुजरात में जो चुनाव हो रहा है, गुजरात में ये दिखाना है कि बीजेपी अभी भी मजबूत पार्टी है, और वो कैसे दिखाएंगे उसके लिए एक बहुत बड़ा तंत्र ये बन जाएगा। तो ईडी सीबीआई जो है, आप जानते हैं कि ईडी की छापे किस तरह से पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी शिवसेना के लोगों को भी घेरने की कोशिश हुई, संजय राउत पे हमला हुआ, तो कई सारी चीजें हुई है और वो लगातार कर रहे हैं। तो छोटे जो विधायक हैं, जो कमजोर कड़ी हैं शिवसेना की, तो एकनाथ शिंदे समझिए एक मजबूत शिव सैनिक रहे, क्योंकि एकनाथ शिंदे हैं, आनंद दिघे उस समय हुआ करते थे, ठाणे में हुआ करते थे, तो उनके बाद उनके डेथ के बाद एकनाथ शिंदे मजबूत बन के उभरे। और बीजेपी शिवसेना जो है मुंबई और ठाणे जो बगल का जिला है, ये दोनों जगहों पे, दोनों जिलों में सबसे मजबूत पार्टी के तौर पे आज भी है। तो एकनाथ शिंदे जो है वो अगर बीजेपी अगर उनको तोड़ लेती है तो एक बड़ी जीत उनकी मानी जाएगी, क्योंकि तब उनका पूरा का पूरा शिवसेना जो है कमजोर हो जाती है। शिवसेना में फिर लड़ने वाले लोग उस तरह से नहीं रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। धनंजय जी, बिल्कुल यही बात आपसे सुनना चाहते थे हम कि सरकार पर आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा। महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। इस वक्त महाराष्ट्र में सुबह से आलम ऐसा है कि सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, ये एक सवाल यहां खड़ा हो रहा है और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये अचानक ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में क्यों, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहेंगे, ये क्या इसका जो रिफ्लेक्शन है महाराष्ट्र की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, वो इसका रिफ्लेक्शन हम राष्ट्रपति चुनाव पे देखेंगे? क्योंकि राष्ट्रपति के विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में अब जो नाम सामने आया है वो बीजेपी जो सत्तारूढ़ दल है उसको हिला सकता है। यशवंत सिन्हा छोटा मोटा नाम नहीं है, और यशवंत सिन्हा दोनों जगहों पर, यानी कि यशवंत सिन्हा इधर भाजपा खेमे में भी, जो भाजपा खेमे में भाजपा से जो लोग नाराज हैं वो भी यशवंत सिन्हा का साथ दे सकते हैं, और जेडीयू और ऐसे कई दल हैं जो यशवंत सिन्हा के साथ आ सकते हैं। विपक्ष की एकजुटता भी दिखाई दे सकती है, और ये बीजेपी के लिए यहां शायद घातक साबित हो। और ऐसे में ये ऑपरेशन लोटस करके
फायदा नजर आ रहा है क्या, कि फायदा हो सकता है बीजेपी को? और जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यहां बीजेपी सरकार बना पाएगी? अगर सरकार बना पाएगी तभी, या कुछ और चालबाजी है यहां पर? क्या कुछ आप देख रहे हैं सुनील शुक्ला जी? देखिए राजीव जी, महाविकास आघाड़ी गठबंधन की यह सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनने के दिन से ही स्वीकार्य नहीं थी, और उसको ये लग रहा था कि महाराष्ट्र की बनती हुई सरकार को शिवसेना ने बीजेपी की सरकार को बनने नहीं दिया, इसलिए पहले दिन से सरकार को बचा नहीं पा रहे थे। और तब से ही जैसे उन्होंने कोशिश किया, कर्नाटक की सरकार को गिरा दिया, मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया, राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए लगातार लगे रहते हैं, और उसी तरह से महाराष्ट्र में भी इनका अभियान चलता ही रहता है। कोई बहुत मजबूत स्थिति नहीं बन पा रही थी, लेकिन राज्यसभा के चुनाव और विधान परिषद के चुनाव में जो शिवसेना का आंतरिक कला है वो खुल के सामने आ गया। और दुर्भाग्य क्या है कि राज्यसभा के चुनाव में जो जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, उसको संभालने के बजाय शिवसेना और का जो गठबंधन है, संगठन है, वो और कमजोर होता चला गया, और विधान परिषद के चुनाव में तो स्थिति और विकट हो गई। कि सोचिए कि राज्यसभा के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी 106 सीट की संख्या बल के विपरीत 123 वोट पाई थी, और वही विधान परिषद में 106 के तुलना में 133 वोट पाई। यानी कि पूरी की पूरी तरह से इसका जो शिवसेना के नेताओं में जो आक्रोश था वो खुल करके सामने आ गया, और शिवसेना उसको ठीक करने में असफल रही। और सबसे बड़ी चीज क्या, देखिए जैसा कि धनंजय जी ने कहा कि एक नाथ शिंदे शिवसेना के बड़े नेता है, और एक ऐसे नेता जिनका जनाधार है और पार्टी संगठन में बड़ी पकड़ है। यानी कि जो यह जो तथ्य है, इस बात का उल्लेख मैंने रेखांकित करना जरूरी है कि यह कोई अगर उम्मीद कर रहा हो कि जो एमएलए शिंदे के साथ गए हैं वह विश्वास प्रस्ताव पे मतदान के दौरान वह उनको छोड़ करके लौट आएंगे, यह दूर की कौड़ी है। मैं जो अजीत पवार के साथ हुआ था महाराष्ट्र में, वह स्थिति मैं शिंदे के साथ नहीं देखता। जितना मैंने महाराष्ट्र को देखा उसके अनुसार शिंदे की बड़ी मजबूत पकड़ है, और शिवसेना के बड़े ही कद्दावर, जमीनी और जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। इसलिए उनका असंतोष शिवसेना के लिए भारी पड़ेगा। और सही कहा कि यह पहली बार कोई टूट नहीं है शिवसेना की, इसके पहले भी टूटी है, लेकिन शिवसेना का जो नेतृत्व है वह हमेशा ठाकरे परिवार के पास ही रहा है। शिवसेना के नेताओं में लगता है कि अगर उनको चुनाव में जाने की स्थिति आई तो शिवसेना के अलावा उनको कुछ चुनाव जिता भी नहीं पाएगा। यानी कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ करके उनका चुनाव जितना, ये भी लोगों के मन में बना एक बड़ी भ्रम की स्थिति रहती है। या तथ्य भी यही है कि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन तो इनके चुनाव के लिए बहुत ही मुफीद होता है, लेकिन गैर भाजपा गठबंधन जो है वो इनके लिए चुनावी रणनीति के हिसाब से बहुत उपयुक्त नहीं है। तो जिस तरीके से टूट हुई है और जिस तरीके से बड़ी संख्या में, हालांकि अभी तक ये संख्या कंफर्म नहीं हो पाई, तो एक दल बदल कानून के अनुसार 2/3 अगर सदस्य नहीं टूटते हैं तो यह उनके लिए कठिन होगा कि वह बीजेपी के साथ जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दल बदल कानून का नियम अगर लागू हो जाएगा तो स्थिति उनके लिए संकटपूर्ण हो जाएगी। लेकिन बावजूद इसके मैं यह मानता हूं कि अगर उनके पास 2/3 का बहुमत भले न मिल पावे, वह लौट करके ठाकरे के साथ नहीं जाने वाले हैं। भले ही वो विधानसभा से इस्तीफा दे दें और चुनाव की नौबत आ जाए या राष्ट्रपति के चुनाव की स्थिति बन जाए। शिवसेना का जो नेतृत्व है, मेरा यह मानना है कि अपने विधायकों को बचाए रखने में और पार्टी नेतृत्व के साथ जोड़े रखने में राज्यसभा के चुनाव के बाद से ही असफल रहा है। और इस जो तात्कालिक घटनाएं चल रही हैं, अब तो बीजेपी खुलकर सामने आ गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे विधायक शिंदे के संपर्क में हैं, हमारे 2 विधायक उनसे मिलने भी गए हैं, अगर वो हमारे साथ आते हैं तो हमें कोई एतराज भी नहीं है। जो अभी तक कुछ बातें छिपी हुई थी अब सामने आ गई। तो इसलिए लगता है कि मेरा अपना मानना यह है कि महाविकास आघाड़ी पार्टी संगठबंधन की सरकार खतरे में है, और मुझे इसके दिन गिने चुने ही लगते हैं। जी बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, अभी कुछ दिन पहले खबर हम लोग, कुछ दिन नहीं 2-3 दिन पहले की बात है, मुंबई की पुलिस दिल्ली में 5 दिनों तक डेरा डाले हुई थी और नुपुर शर्मा को खोज रही थी। मुंबई की पुलिस यानी महाराष्ट्र सरकार की पुलिस जो है वो
नुपुर शर्मा को मुंबई से आकर के दिल्ली में खोज रही है, अब महाराष्ट्र सरकार अपने विधायकों को खोज रही है और विधायक जो हैं वो गुजरात पहुंचे हुए हैं। क्या ये बदले की कार्रवाई है? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है ये बदले की कार्रवाई तो क्या है, और नुपुर शर्मा के बदले की कार्रवाई तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बदले की कार्रवाई इस सेंस में है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नहीं बनने दी एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना के साथ मिल करके, तो उसके प्रति ये बदले की कार्रवाई है। और बदले की कार्रवाई जो है ये जिस दिन से सरकार बनी उस दिन के बाद से लगातार जारी है, और इस तरीके से जारी है कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई, नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई, तमाम और जिस तरीके से चीजें सब निकल करके आ रही हैं, संजय राउत की पेशी ईडी के सामने, ये सारी चीजें जिस तरीके से हो रही हैं, तो यानी भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी जो है वो चैन से बैठी नहीं है, तो लगातार अपने जो है ऑपरेशन लोटस पे लगातार काम करती रही है, और उसको करना भी चाहिए। इसलिए करना चाहिए, उसके दो कारण हैं। एक तो मुंबई जो है वो देश की आर्थिक राजधानी है, तमाम बड़े कॉर्पोरेट घरानों के कॉर्पोरेटेड ऑफिसेज जो है वो मुंबई में है, और सबसे बड़ा धन शोधन जो है वो मुंबई से ही होता है, और भारतीय जनता पार्टी को चंदा भी सबसे ज्यादा वहीं से आता है। दूसरा जो बीएमसी है, बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन, उसका एक बहुत बड़ा बजट है, वो महाराष्ट्र सरकार के बजट से कुछ ही कम समझा जाता है। तो बीएमसी पे भी कब्जे की लड़ाई जो है वो होती, क्योंकि वहां से भी बड़ी रेवेन्यू जो है वो जनरेट होती है। तो भारतीय जनता पार्टी पैसे के लिए तो पागल हुए जाती है, पैसा चाहिए उसको, चाहे कैसे भी आए, किसी भी तरीके से आए, तो उनके लिए एक में भगवान जो है वो पैसा है, किसी भी तरीके से वो आना चाहिए, चाहे किसी रास्ते से आए, वो अच्छा बुरा उनके लिए कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो वो शुचिता की बातें सब की ही नहीं आती, जैसे कि शुचिता हम लोग को दिखाई पड़ रही है सब। तो पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी की चाहत है और मजबूरी दोनों है, तो उसको वो चाहिए। तो इसलिए भी जो है महाराष्ट्र में उनको अपनी सरकार चाहिए हर तरीके से, तो इसके लिए वो लगातार उस पर काम कर रहे थे और उस पर काम कर भी रहे हैं। अब सवाल ये है कि शिवसेना हो या एनसीपी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने आपस में मिलकर के कुछ चीजें साफ तौर पे क्यों नहीं की, और एक गठबंधन जिस तरीके से चलना चाहिए। और हम लोग लगातार ये बात करते रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति में बहुत सी चीजें बहुत से लोगों को दरकिनार करनी पड़ती हैं, आपको अपने अहम जो है वो एक तरफ किनारे रखने पड़ते हैं। तो वो कुछ कमियां देखने को मिली। हालांकि मैं अभी भी समझता हूं कि सरकार खतरे में भले ही हो, लेकिन अभी जाने वाली सरकार नहीं है, और इतनी आसानी से ना उद्धव ठाकरे छोड़ने वाले हैं, और चूंकि एनसीपी के जो मुखिया हैं शरद पवार, तो वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये अकेले उद्धव ठाकरे की हार नहीं होगी। अगर सरकार जाती है तो ये एनसीपी के मुखिया शरद पवार की भी तरीके से हार होगी। तो दोनों जिस तरीके से जुटेंगे उसको देखना है। अब जहां तक एकनाथ शिंदे का सवाल है, तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जो है वो छगन भुजबल से ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। छगन भुजबल की जाति जो है वो भी महाराष्ट्र में प्रभावशाली है, और छगन भुजबल बाहुबल में भी एकनाथ शिंदे से कम नहीं समझे जाते हैं। तो छगन भुजबल जिस तरीके से गए, उसका जिस तरीके से मतलब तो बाला साहब ठाकरे के सामने ही गए, उसके बावजूद शिवसेना जो थी वो उस तरीके से कमजोर नहीं हुई। इस तरीके से नारायण राणे जो है वो भी कमजोर नहीं थे, मजबूत नेता थे नारायण राणे, और उनकी भी बाला साहब से चली लड़ाई चली, तो वो भी अलग होकर के गए, उससे भी शिवसेना इतनी कमजोर नहीं। अब दिक्कत क्या है कि लोग ये समझते हैं कि जैसा शायद धनंजय जी ने भी कहा कि उद्धव ठाकरे जो है वो थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन और एक नर्म स्वभाव के जो है वो समझे जाते हैं बाला साहब ठाकरे के मुकाबले। लेकिन बाला साहब ठाकरे की जो उग्रता थी वो तो राज ठाकरे में है, तो अगर वो उग्रता ही लीगेसी बनती तो राज ठाकरे को जो था वो रिप्लेस करते वो उद्धव ठाकरे को, लेकिन राज ठाकरे तो कहीं नहीं रहे उस उग्रता के साथ में। तो अगर बाला साहब ठाकरे की लीगेसी चलेगी और बाला साहब ठाकरे का नाम चलेगा तो वो उद्धव ठाकरे के साथ ही चलेगा। और तीसरी बात जो एक है, जो उद्धव ठाकरे के बाद जो शिवसेना को संभालेंगे वो है आदित्य ठाकरे। तो आदित्य ठाकरे को जिस तरीके से युवाओं में अपील है, तो वो अपील जो है युवाओं के अंदर एक असरकारी अपील है। मुझे लगता है महाराष्ट्र के अंदर वो कोई कमजोर अपील नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि संसाधन है और तमाम उसके अनुषंगिक संगठन ईडी और सीबीआई वगैरह सब कुछ है, और वो उनके जरिए लगातार काम भी कर रही है हर तरीके से, तो वो किस तरीके से कामयाब होती क्या होती है देखने वाली चीज होगी। लेकिन मुझे लगता है कि लड़ाई एकदम से अभी जो है कोई फैसला हो गया ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर फैसला ऐसा ही होना होता तो जिस समय सरकार बनने जा रही थी तो उसमें एनसीपी के तो सारे विधायक चले गए थे, ऐसे ही चले गए इस समय एकनाथ शिंदे के साथ भी। हालांकि बात ठीक है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो गए हैं तो वो मजबूत लोग होंगे। हालांकि उनमें से 3 विधायक जो सुने आता है वो उद्धव ठाकरे से उनके साथियों में मिल चुके हैं,
और एक विधायक की शायद पत्नी ने एफआईआर लॉन्च करा दी कि मेरा पति गायब है। तो इस तरह की चीजें भी शुरू हो गई हैं। तो मतलब दाव जो है दोनों पक्ष चलेंगे और आखिरी समय तक जो है मुझे लगता है कि कोई हार मानने वाला नहीं है। लेकिन अगर इस सब के बावजूद सरकार बची रहती है और भारतीय जनता पार्टी का ये दांव फेल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को ये दूसरी बार जो है वो जबरदस्त झटका होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो निश्चित तौर पे जो है ये भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी होगी, लगातार इस पे काम करना होगी। जी राजीव। बिल्कुल, आपकी समीक्षा जो है वो तमाम शुरुआत से लेकर आखिर तक आपने जो बातें हैं वो सारी बातें आपने यहाँ रखी हैं। प्रशांत टंडन जी, क्या आपको लगता है, नुपुर शर्मा से मैंने शुरुआत की थी, नुपुर शर्मा का केस देखिए, उसके बाद हम अग्निपथ को देख रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई भी हमने देखी, अग्निपथ भी हम अभी चालू है, इसी बीच ईडी की कार्रवाई, ईडी का समन, और उसमें अब परसों सोनिया गांधी को भी पेश होना है ईडी के सामने। कांग्रेस का सत्याग्रह भी हम देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो कल जाकर के उनके कुछ वरिष्ठ नेतागण जाकर के राष्ट्रपति से भी मिल चुके हैं, ज्ञापन सौंप चुके हैं। और साथ साथ आज एक नया खेला हम देख रहे हैं महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है। ये जो लगातार बदलता हुआ घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम के इर्द गिर्द सियासी चाल दिखाई दे रही है, क्या आने वाले चुनाव के लिए ये सब है या कुछ और है? दिल्ली में बैठ करके दिल्ली की सियासी गलियारों को आप बहुत नज़दीक से खंगाल रहे हैं, उस हिसाब से भी आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं कि घटनाक्रम में परिवर्तन हो रहा है। महाराष्ट्र की सरकार रहेगी जाएगी ये यहाँ मायने नहीं रखता, यहाँ मायने ये रखता है कि आज योगा दिवस पर जो प्रधानमंत्री जी सेहत की बात कर रहे थे, इस लोकतंत्र की सेहत जो है वो कैसे सुरक्षित रहे, दुरुस्त रहे, इसकी चिंता आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ कहेंगे प्रशांत टंडन जी? जी राजीव जी, इस राउंड में मैं महाराष्ट्र पे ही केंद्रित रखना चाहता हूं और सोनिया गांधी या ईडी या राहुल गांधी पे भी बात करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी के लिए क्यों आवश्यक था, कुछ तो बात अमरेंदु जी ने कही, बाकी हमारे दोनों साथियों ने बहुत डिटेल में बता दिया। इतना माइक्रो लेवल पे मैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को दिल्ली में बैठ के नहीं जानता हूँ अब, लेकिन दो एक मेरे उसमें टेक ये है कि सुबह 5:45 बजे शपथ दिला दी, राष्ट्रपति शासन सुबह 5 बजे हटवा के, और उसके बाद अजीत पवार के केस भी सारे साफ हो गए और उन्होंने भी शपथ ले ली। इतनी जल्दी क्या थी, ऐसी क्या डेस्परेशन है? एक तो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, दूसरा अगर आप बीजेपी की नेशनल पॉलिटिक्स को आप देखें, जिसकी चर्चा मैं कई बार आपके शो में कर चुका हूं कि एनडीए का स्वरूप लगातार बदल रहा है। महाराष्ट्र जब ये उद्धव ठाकरे या शिवसेना एनडीए के पार्टनर थे तब भी फ्रिक्शन बहुत था, कितने मंत्री होंगे कितने नहीं होंगे, मंत्रियों के विभाग क्या होंगे, बहुत सारी इश्यूज आते रहते थे। अब क्या हुआ कि ये एक तो फाइनेंशियल कैपिटल है वो अपनी जगह है, तो बीजेपी का जो आधार है वो लगातार श्रिंक हो रहा है। सीटें बढ़ रही हैं लेकिन उनका यूनिवर्स जो है वो श्रिंक हो रहा है। तो मान लीजिए गुजरात में कांग्रेस ने उनको पिछली बार अच्छी टक्कर दी थी, अगर यही रिफ्लेक्शन लोकसभा में हो जाए, महाराष्ट्र में सरकार नहीं है, तो बीजेपी बेसिकली इस वक्त जो पार्टी है वो उत्तर भारत और पश्चिम भारत की पार्टी है। अगर पश्चिम भारत के भी अगर फुटहोल्ड नहीं होगा उनके पास, तो बीजेपी के लिए 2024 का चुनौती बहुत मुश्किल होगी। तो ये 2024 की तैयारी में इनको महाराष्ट्र चाहिए, उद्योगपतियों के लिए चाहिए, उद्योगपतियों के अलावा दो एक और वजह क्यों चाहिए। जब से ये सरकार बनी है जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे, तब से उद्धव ठाकरे और सेंटर में फ्रिक्शन है, आपस में तकरार है बहुत ज्यादा, और वो तकरार के कारण कई सारे हैं। उद्धव ठाकरे ने इनके सबसे चहेते न्यूज चैनल और एंकर की हवा निकाल दी, उसको जेल में डाल दिया, अर्नब गोस्वामी को।
टीआरपी का स्कैम की एफआईआर हो गई, नूपुर शर्मा का जिक्र आपने कर दिया। इनका पूरा हिंदुत्व का एजेंडा समीर वानखेड़े के जरिए जो नफरत की पॉलिटिक्स का होता उसकी हवा निकाल दी। समीर वानखेड़े को फाइनली ट्रांसफर करना पड़ गया वहां से। तो ये बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे थे जो उद्धव ठाकरे ब्लॉक कर रहे थे इनको वहां पे। और इस वजह से, और एक और बहुत महत्वपूर्ण केस इसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं। अभी 3 दिन पहले भीमा कोरेगांव केस में एक इंटरनेशनल एजेंसी ने ये कहा कि पुणे पुलिस और हैकर्स के बीच में साठगांठ थी। उसके पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की लैब ने, एमनेस्टी ने ये आरोप लगाए थे और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके इसको ये बताया था कि भीमा कोरेगांव के केस में एविडेंस प्लांट किए गए। वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री की छवि के लिए, क्योंकि इन लोगों ने प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के साक्ष्य जो है उनके ऊपर आरोप लगाया और उसी साक्ष्य को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये हैकिंग के जरिए उनके कंप्यूटर में रोना विल्सन या दूसरे लोगों के डाले गए। इनको मुंबई की पुलिस चाहिए ये सारे तिकड़मों के लिए। वो संभव नहीं हो पा रहा उद्धव ठाकरे के रहते हुए। एक बात तो ये है। दूसरी बात देखिए राजीव जी, हम लोग जो पत्रकार या संपादक या तमाम बुद्धिजीवी, सिविल सोसाइटी के लोग, आप जैसे शोज, हम लोग एक काम, मतलब आप नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे पत्रकारों को और संपादकों को मैं देखता, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, और एक बड़ी अजीब सी समझ में आती है कि एक अनुचित, अनैतिक, निहायती गुंडागर्दी वाली पॉलिटिक्स को हम लोग मास्टर स्ट्रोक कहने लग जाते हैं, रणनीति कहने लग जाते हैं कि बीजेपी तो ये करेगी ही, उन्होंने क्यों नहीं संभाला अपने एमएलए को, बीजेपी तो खरीदेगी एमएलए, आपने क्यों नहीं रखा। यही तर्क दिए गए जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरी। अब ये जो तर्क है, ये जो जस्टिफाई करने का है एक अनैतिक पॉलिटिक्स को, ये भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। चाय की दुकानों में, पान की दुकानों में, गली कूचे में लोग बात करें इस तरीके की समझ में आता है, लेकिन बड़े संपादक, बड़े बुद्धिजीवी अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। आप देखिए कि आज से 30 साल पहले, 30-35 साल पहले इसी राजनीति को अनैतिक माना गया। संविधान में संशोधन करके 10वां शेड्यूल जोड़ा गया। आया राम गया राम की पॉलिटिक्स को हम लोगों ने कितना लिखा, उसके बारे में कितना कहा गया, और अब उसी पॉलिटिक्स को हम कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है। ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? आप 5 स्टार 7 स्टार होटल में, ली मेरिडियन में, सूरत के उद्योगपतियों के पैसे पे आपने एमएलए को रखा हुआ है। आज आप उद्योगपति कर रहे हैं, अब इसको जस्टिफाई करेंगे तो कल बंदूक की नोक पे ये काम होगा। कोई गुंडा माफिया होगा, वो बंदूक की नोक पे एमएलए को खरीदेगा, बेचेगा। तो ये इसको जस्टिफाई करना बंद करें हम लोग। दूसरी बात की, जो अगर देखिए शिंदे में और उद्धव ठाकरे में अगर आर पार की लड़ाई होगी, जैसा कि संकेत आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको पार्टी के लीडर से, ग्रुप लीडर से हटा दिया है, तो एक मैसेज उनको चला गया। राजीव जी, अगर ये लड़ाई आर पार होगी तो उद्धव ठाकरे मास लीडर हैं, अभी वो इंटरनली मैनेज कर रहे हैं, अभी उन्होंने पॉलिटिकली मैनेज नहीं किया है। अभी उन्होंने शिवसेना के किसी प्लेटफॉर्म से अपने समर्थकों से नहीं कहा है कि ये साजिश हो रही है। मुझे लगता है कि अगर वो ऐसी अपील करेंगे, जब पानी सर के ऊपर जाएगा तो उसका एक बहुत असर होगा। देखिए, एक नाथ शिंदे जैसे जो बहुत सारे नेता होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी बड़ी पहुंच है, एक्सेसिबिलिटी है, सरकारी काम करा देते हैं, लोगों के पैसे वैसे कमा देते हैं, यही सब बातें हैं ना। लेकिन ये कराना और मास लीडर
बहुत सारे ऐसे नेताओं को कांग्रेस और बीजेपी के हम लोग जानते हैं जो इस तरीके के काम कराते हैं। उनकी बड़ी पार्टी सर्कल के अंदर बड़ी पॉपुलैरिटी होती है, लेकिन वो मास लीडर नहीं होते। मुझे लगता है कि अगर ये आर पार की लड़ाई होगी और उसमें उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में, तो उद्धव ठाकरे मास लीडर हैं। सरकार का भविष्य कुछ भी हो। एक बात और आखिरी बात, 30 सेकंड में राजीव जी मैं बात अपनी क्या खत्म करूंगा कि देखिए, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, स्टालिन, ये वो नेता हैं जो अखिलेश यादव नहीं है, जो मायावती नहीं है। आज इनकी सरकार आप गिरा देंगे, वो सड़क में आके लड़ेंगे। उनका ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है, बॉम्बे में अच्छी प्रेजेंस है उनकी, और वो 2024 के लिए नाक में दम कर देंगे। इतना आसान नहीं होगा। थैंक यू। बहुत बातें, जो आपकी आखिरी लाइन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और यहीं से आगे बढ़ना चाहूंगा। धनंजय जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार फिर से। जो मुंबई की बात, क्या इतना आसान है इस वक्त? दो बातें यहां, दो सवाल। पहला सवाल ये कि क्या उद्धव ठाकरे इतनी आसानी से हथियार डाल देंगे? मुझे तो नहीं लगता। और दूसरी बात ये कि अगर सरकार गिराने की नौबत आती है, और जो बात यहां प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि 3 नेता, स्टालिन, उद्धव ठाकरे और साथ में उधर ममता बनर्जी, 3 ऐसे जुझारू नेता हैं और जिनका मास अपील ऐसा है कि वो एक बार कह दें तो वहां लोग बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर वैसी स्थितियां, परिस्थितियां यहां निर्मित होती हैं तो वो वैसी तस्वीर भी हम देखेंगे? क्या और भी सियासी धड़कनें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं? और थोड़ा सा ब्रॉडर, क्योंकि आप माइक्रो लेवल पे बहुत सारी बातें और बहुत अच्छे ढंग से आप अपने पहले वक्तव्य में बता चुके हैं कि शिवसेना ने क्या क्या, कैसे कैसे क्या हुआ, पूरा इतिहास से लेकर के अभी तक की पूरी गाथा। लेकिन अब सामने राष्ट्रपति चुनाव भी है, और विपक्ष के नेता के रूप में एक चेहरा जो है वो भी बहुत मजबूत चेहरा है। वो इतना आसान नहीं है उस उस चेहरे को इग्नोर करना, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, कई लोग आएंगे साथ में। और क्या ये डर भी सता रहा है बीजेपी को? जरा आप अब ब्रॉडर वे में बताइए। देखिए, प्रशांत भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बड़ी अच्छी भूमिका रख दी उद्धव ठाकरे को लेकर के, और जहां स्टालिन की बात की, ममता की बात की। उद्धव ठाकरे ने जितने साल अभी 2 साल 2.5 साल से जो मुख्यमंत्री पद पे हैं, तो आप देखिए लगातार बीजेपी के सारे हथकंडे को फ्लॉप करते गए। एक जिक्र खाली प्रशांत भाई ने छोड़ दिया, उसका मैं जिक्र करके फिर आगे बढ़ूंगा कि राज ठाकरे को उन्होंने आगे बढ़ाया था पिछले दिनों अजान वाले मुद्दे पे, और लगा था कि अब जो है ये फंसेंगे, शिवसेना वाले लोग या उद्धव ठाकरे फंसेंगे। लेकिन आपने देखा कि किस बुद्धिमत्ता से, किस समझदारी से, बिना गलत किस्म के डायलॉगबाजी किए हुए राज ठाकरे को चुप करा दिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको संभाल लिया। और एक हिंदू नेता को यह कहना पड़ा कि राज ठाकरे ने जो है हिंदू राजनीति को खराब कर दिया, अब जब लाइसेंस की बात आएगी तो गणपति की पूजा हम कैसे करेंगे सड़क पे? तो इस स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया। और उद्धव ठाकरे के साथ जो बहुत अच्छी बात, जो मैं पहले जो पहले वक्तव्य में नहीं जोड़ पाया था, जो प्रशांत भाई ने लाया यहाँ पे, उससे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि उद्धव जो है मूलतः एक अच्छे इंसान है, और उनको लगता है कि राजनीति को सही दिशा में लेके जाया जाना चाहिए। क्योंकि हमारी जब 90 का दशक था और अखबार शुरू हुआ था, तो उद्धव ठाकरे जी से हमारी बहुत मुलाकातें हुई थी, बाला साहब से बहुत मुलाकातें होती थी, उद्धव जी से होती थी। उद्धव जो है बहुत सौम्य किस्म के व्यक्ति रहे। मैं थोड़ा सा और भूमिका में दूं कि मुंबईकर एक अभियान शुरू किया था 90 के दशक में, जिसको जो है राज ठाकरे जी ने फ्लॉप कर दिया। लेकिन अभी जिस तरह से बाला साहब ठाकरे के बाद एक अंदेशा था कि राज ठाकरे असली बाल ठाकरे हैं, जैसा कि कहा हमारे पहले सुनील भाई ने और अमलेंदु जी ने भी, कि जो अगर आक्रामकता ही अगर शिवसेना के यूएसपी थी तो वो तो उनके पास था, जो राज ठाकरे है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस समझदारी का परिचय दिया, आज मैं बताऊं कि शिवसेना के प्रति चाहे जो भाव रहे पहले के समय में,
लेकिन इन 2 सालों में शिवसेना को लेकर के लोगों का नजरिया बदला है। वो चाहे आप अजान वाले मुद्दे पे बात कीजिए या और दूसरे मुद्दे पे, मुंबई में एक तरह समझिए बड़ा अमन चैन का माहौल चल रहा है। और जो पर्सनालिटी की बात कही तो एक बात जान लीजिए, बिल्कुल मास लीडर है उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे उनके सामने नहीं टिक पाते हैं, नहीं टिक पाएंगे। छगन भुजबल भी बाला साहब के सामने टिक नहीं पाए थे। छगन भुजबल कांग्रेस में गए और कांग्रेस के बाद फिर वो एनसीपी में गए, शरद पवार की छत्र छाया में रहे। अगर शरद पवार की छत्र छाया नहीं होती तो छगन भुजबल कहीं दिखाई नहीं पड़ते, जैसे आज नारायण राणे कहीं दिखते नहीं है। नारायण राणे जो है एक ताकतवर नेता माने जाते थे जब शिवसेना की सरकार थी, और बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी को हटा करके नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया था। उसके पीछे वही बल था। लेकिन जब ये निकले तो किस तरह से खत्म हो गए नारायण राणे। आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी उनको डिफेंड नहीं कर पा रही, बचा नहीं पा रही है। सच ये है कि गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के जाने के बाद बीजेपी में आज भी कोई उनके कद का नेता नहीं है। कांग्रेस ने भी पृथ्वीराज चौहान और जो एक और चौहान साहब, भी मैं नाम भूल रहा हूं, जो चीफ मिनिस्टर भी रहे, जो चौहान साहब के बेटे हैं, शायद प्रशांत भाई को याद होंगे उनका नाम, अशोक चौहान जी। तो वो जो महत्वपूर्ण नेता रहे उनको कांग्रेस ने आगे नहीं किया है, कांग्रेस दूसरे नेताओं को आगे करके रखी हुई है। वैसी स्थिति में शरद पवार के बाद अगर कोई ताकतवर पर्सनालिटी अभी महाराष्ट्र में है तो वो उद्धव ठाकरे ही हैं। अगर एकनाथ शिंदे का बयान देखिए, एकनाथ शिंदे ने क्या ट्वीट किया दोपहर में। उन्होंने कहा कि हम कट्टर शिव सैनिक हैं, हम बाला साहब के अनुयायी हैं और हम सत्ता के लिए कोई धोखा नहीं करेंगे। ये 3 लाइन में स्पष्ट संदेश है कि क्या वो उद्धव ठाकरे से आमने सामने की लड़ाई करने की हैसियत रखते हैं एकनाथ शिंदे? नहीं रखते। और अगर एकनाथ शिंदे ये जानते हैं कि अगर उस तरह का हम लड़ाई लड़ने जाएंगे तो हमारे सामने न तो छगन भुजबल वाली स्थिति है, शरद पवार है, न कांग्रेस है। बीजेपी अभी बचाने की मुद्रा में नहीं है। और इसीलिए आप गौर कीजिए कि बीजेपी जो है सरकार बनाने वाली जो भूमिका होनी चाहिए पार्टी की, 106 विधायक आपके पास है, 26 या 36 या जो बोलिए वो सब टूटने की बात आ रही है। 2/3 भी समझिए आ गए इनके साथ विधायक, मान लिया कि, तो वो नहीं दिख रहा है। कितना भी जोड़ तोड़ गणित कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग, तो जो इनके पिछले मुख्यमंत्री हैं उनकी हैसियत इस लेवल पे नहीं है जहां जन नेता के तौर पे या मास लीडर के तौर पे खड़े हो पाए। वो मोदी के नाम पे ही खड़े हैं। इनके जो सीटें हैं वो मोदी के नाम पर है, और ये जो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो मोदी के नाम पे ही कर सकेंगे। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र दोनों अगल बगल का प्रदेश है, ये समझिए। और जिस तरह से देश के दूसरे हिस्सों में, समझिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वहां बड़ी आसानी से आपने विधायकों को तोड़ दिया, इस्तीफा दिला दिया, फिर जितवा दिया। वो यहाँ इतना आसान नहीं होगा। अगर समझिए ठाणे के सारे विधायक जो है चले जाते हैं बीजेपी के साथ और इस्तीफा करा देते हैं तो उनका जीतना आसान नहीं है, क्योंकि बाला साहब के साथ इमोशनली लोगों लेवल पे जुड़े हुए हैं और वो उद्धव ठाकरे के साथ भी वो जुड़ाव है। वो जुड़ाव नहीं हटेगा, इतनी आसानी से एकनाथ शिंदे नहीं हटा पाएंगे। ये बीजेपी के स्थानीय नेता जानते, चंद्रकांत पाटिल हो या सुधीर हो या कोई भी नेता जो बीजेपी के हैं, उनको पता है कि वो गड़बड़ा जाएगा। और गड़बड़ा ये जाएगा कि अगर समझिए, देखिए शिवसेना का अपना मूल स्वरूप क्या है, बाहुबल। वो बाहुबल खत्म नहीं हुआ। आप बिहार में देख लिया कि कोई बाहुबली, नीतीश कुमार बाहुबली नेता नहीं है, लेकिन बिहार में जो क्या हुआ, बीजेपी को संभालना मुश्किल हो गया। तो वैसी स्थिति से बीजेपी भी बचना चाहेगी। बीजेपी उस तरह का कठोर स्टेप नहीं लेगी। और मुझे लगता है कि यह संकट इसलिए खड़ा किया गया है कि संकट के 2 मायने। एक तो राष्ट्रपति चुनाव, जो पहले वक्तव्य मैंने कहा, राष्ट्रपति चुनाव, वहां बीजेपी को अभी शंका है। भले यहाँ महाराष्ट्र में वो राज्यसभा में खेल कर दें, 2-4 विधायक को आगे पीछे करके विधान परिषद का खेल कर दें, 2-4 विधायकों को करना आसान काम है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे शिवसेना को एकदम तोड़ देना, कांग्रेस के साथ ये घटना होती तो हम मान लेते कि हाँ कांग्रेस के विधायक उधर चले जाएंगे, लेकिन ये शिवसेना पे हमला है। इतना आसान नहीं है शिवसेना को इस लेवल पे तोड़ ले जाना। अगर इस लेवल पे पार्टी टूटती है, 2/3 विधायक अगर हट जाते हैं शिवसेना के साथ, तो फिर तो उद्धव ठाकरे के अस्तित्व पे ही सवाल खड़ा हो जाएगा।
लेकिन उद्धव ठाकरे का अस्तित्व इसलिए मजबूत है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को किस तरीके से किनारे खड़ा कर दिया, उद्धव ठाकरे ने किस तरह से मोदी के पूरे तंत्र को खड़ा करके रखा हुआ था, उद्धव ठाकरे ने किस तरह से नारायण राणा को किनारे खड़ा कर दिया। उससे पता चलता है कि उद्धव ठाकरे एक ताकतवर समझदार नेता हैं। भले उसमें दिखाई पड़े आपको बाहर से कि शरद पवार का उसमें सपोर्ट है, शरद पवार की बुद्धि है, लेकिन तो मुझे लग रहा है कि ये जो कोशिश है ये किसी तरह से उलझा करके कुछ करके हो सकता है कल ये जो है। एक और समझिए, एक और मैं आपके सामने समीकरण रखता हूँ कि एकनाथ शिंदे अगर अपने 2/3 शिवसेना के विधायकों को लेकर के चले जाते हैं बीजेपी के पास और बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं, मान लिया कि, तो एकनाथ शिंदे को क्या चीफ मिनिस्टर बनाएगी बीजेपी? एकनाथ शिंदे को बहुत होगा तो उप मुख्यमंत्री बना देगी बीजेपी। तो भाई आज भी ये उद्धव ठाकरे के बाद जो है बड़े नेता है शिवसेना में, शहरी विकास मंत्री है। तो ऐसी हालत में मुझे लग रहा है ये एक कोशिश है उद्धव ठाकरे पे दबाव बनाने की, सरकार को अस्थिर करने की और ये बताने की कि कांग्रेस मजबूत है। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूं जो एकदम अलग, जो लगेगा कि एक पॉलिटिकल विश्लेषक कैसे इस तरह की बात कर रहा है। देखिए आप गौर कीजिए पूरे मोदी की राजनीति को, तो ये टीवी सीरियल की तरह जो है ना, हर वीक एक धमाका ला के देते हैं, हर वीक एक धमाका इनके पास है। अब उसका भले कुछ बाद में आता है कि नहीं ये तो बस ऐसे ही गिमिक था, वैसा ही मोदी जी करने में बिलीव करते हैं। इनको लगता है कि हाँ हम फ्लॉप हो रहे हैं तो एक दूसरा बम पटक देते हैं, वहां लगता है फ्लॉप हो रहे हैं तो तीसरा बम पटक देते हैं, वहां लग रहे हैं गड़बड़ हो रहा है तो चौथा पटक देते हैं। तो ये भी समझिए मेरे ख्याल से ये एक पटाखा छोड़ा है बीजेपी ने, ताकि आप जो है जो सेना पे जो चल रहा था अग्निवीर, अभी डिस्कशन चल रहा था, 4-5-10 दिन अग्निवीर खत्म हो जाएगा और वो डिस्कशन अग्निवीर की बहाली होने लगेगी, फलाना होने लगेगा और गुजरात में अपनी ये दिखा लेंगे, राष्ट्रपति चुनाव इस बीच निकल जाएगा और ये नीतीश कुमार पे एक दबाव बना पाएंगे कि देखिए नीतीश जी वहां जो है सरकार चल रही थी, उनको तो हम नमस्ते करा सकते हैं, घुटने पे ला सकते हैं, तो आप कहां खड़े हैं। तो ये पूरी तरह से एक दबाव की राजनीति है और शिवसेना को तोड़ देना इस लेवल पे आसान नहीं है। एक आध नेता का जाना दूसरी बात है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे तोड़ना मुझे नहीं लगता है। लेकिन संकट फिलहाल है, इससे इनकार नहीं कर सकते। संकट के बीच क्या शिवसेना को तोड़ पाएगी बीजेपी? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये, सुनील शुक्ल जी आपके पास आना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि ये एक पे एक पटाखे या बम जो या धमाके जो सरकार की तरफ से, खासकर सत्तारूढ़ दल बीजेपी की तरफ से, केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की तरफ से जो हो रहे हैं, उन धमाकों से क्या इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इसका कोई असर आने वाले समय में, खासकर राष्ट्रपति चुनाव में जो एक सिक्योर करना चाहती है, जिस बारे में बात धनंजय जी भी कह रहे हैं, सिक्योर करना चाहती है बीजेपी, आपको भी लगता है क्या कि कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ा हुआ ये मसला है महाराष्ट्र का? और महाराष्ट्र में अगर देखें तो उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ दे रहे शरद पवार, जिनको माना जाता है कि वो शरद पवार अपने आप में वो चाणक्य की भूमिका में रहते हैं और अभी विपक्ष के मामले में की बात अगर करें, विपक्षी एकता गठबंधन की बात करें तो वहां चाणक्य की भूमिका में वही नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले अगर किसी ने अपना नाम पीछे किया तो वो शरद पवार थे। याद होगा 3 नाम इन लोगों ने आगे किए थे, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और राजमोहन गांधी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। और इनमें से तीनों ने, और सबसे पहले शरद पवार अपना नाम पीछे किए, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, फिर गांधी। तो और अब सामने आ गए यशवंत सिन्हा, एक बड़ा चौंकाने वाला नाम। क्या लगता है आपको कि ये पटाखे धमाके जो हैं वो ऐसे ही किए जा रहे हैं ताकि राष्ट्रपति चुनाव में कुछ सिक्योर हो जाए भूमिका अपनी सत्तारूढ़ दल की? यह राष्ट्रपति का चुनाव तो सामने ही है, इसके अलावा 2024 का भी चुनाव इनके सामने है। और दूसरी यानी कि प्रशांत जी जिससे कहा उन्होंने कि यह महाराष्ट्र चुनावी चंदे के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ सरकार नहीं बनाई तब से ये बात इसके दिमाग में यह उसको खलती है। मैं धनंजय की जी के बात से सहमत हूं और मैंने अपने पहले भी स्टेटमेंट में कहा कि शिवसेना का जो नेतृत्व है वह उद्धव ठाकरे के ही हाथ में है, वो कोई उससे छीन नहीं सकता। और उद्धव और शिवसेना का पूरा कैडर प्रतिबद्ध है उद्धव ठाकरे के साथ।
लेकिन ये जो सरकार चलाना और संगठन चलाना दो अलग चीजें हैं। सरकार चलाने को लेकर के धनंजय जी मेरे बात से सहमत होंगे या नहीं, देखिए जितना मैंने पढ़ा समझा है उसमें यह है कि उद्धव ठाकरे की कार्यशैली को लेकर के शिवसेना और सहयोगी संगठनों दलों में नाराजगी भी है। इनकी कार्यशैली को लेकर हर मंत्री ने इनकी शिकायत की है। एक तो लोग कहा जाता है कि ये लोगों से मिलते नहीं है, बात नहीं करते। अपने ही दल के विभिन्न नेताओं के बारे में कहा जाता है कि उनके मंत्रालय में तरह तरह के हस्तक्षेप हैं। यहां तक ये बात मैंने शरद पवार ने भी के मुंह से भी कई बार सुनी गई कि उद्धव ठाकरे उनका फोन भी जल्दी से उठाते नहीं है। तो एक सरकार चलाने की कार्यशैली को लेकर के शिवसेना और सहयोगी दलों के बीच में उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों में एक नाराजगी देखी गई। और यह सामान्य बात नहीं है। अगर आपका पार्टी संगठन के ऊपर इतना ही नियंत्रण है, और एक दो वोट की बात नहीं धनंजय जी, राज्यसभा के चुनाव में 106 संख्या है इनकी पूरी भाजपा की, और 123 वोट मिले थे उनको। और यही स्थिति विधानसभा परिषद के चुनाव में हुई, 106 की संख्या है, 133 वोट मिल गए। यानी कि संगठन को आप नियंत्रित नहीं कर पाए, और आपकी पार्टी में जम करके क्रॉस वोटिंग हुई। क्रॉस वोटिंग का मतलब कि जो आपके विधायकों में असंतोष है उसका खुल के सामने आ जाना। निश्चित रूप से सड़क पर अगर संघर्ष की स्थिति आएगी तो उद्धव ठाकरे ही शिवसेना के नेता है, इसमें कोई बहस नहीं है, कोई चैलेंज नहीं उनके लिए। और मुंबई और ठाणे के इलाके में जो शिवसेना की पकड़ है वो किसी की नहीं है, ये भी इसमें भी कोई बहस नहीं है। लेकिन आज जो सरकार चलाने की स्थिति आ गई, सरकार में आपके 27 विधायक, आप सोचिए ना कि आज 2 बार विधायकों की बैठक हुई शिवसेना की मुख्यमंत्री आवास पर, और 20 लोग भी उपस्थित नहीं है। आपके ही जो विधायक है उनकी संख्या, जहां 55 की संख्या आपके पास है, और 20 भी इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं आप। गोया कि संगठन में लीडरशिप को लेकर के चुनाव होगा 2.5 साल के बाद होगा, लेकिन जो स्थिति है उसमें आपके विधायकों में, आपके नेतृत्व को लेकर के, आपकी कार्यशैली को लेकर के, सरकार चलाने के तौर तरीकों को लेकर के एक असंतोष की स्थिति है, और वह असंतोष सामने प्रकट हो रहा है। मैं बिल्कुल कतई नहीं कह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे संघर्ष की स्थिति में, की राजनीति में, शिव सैनिकों को समर्थन के हालात में ये उद्धव ठाकरे का सामना कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे को भी अपनी पार्टी चलाने के लिए, अपना संगठन चलाने के लिए एकनाथ शिंदे जैसे लोगों की आवश्यकता है। ये उस तरह के जुझारू लोग रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपने पिता की लेगेसी को लेकर के जी रहे हैं। शिवसेना को मजबूत करने के लिए, उसको विस्तार देने के लिए, संगठन को एक रखने के लिए वह योगदान नहीं है उद्धव ठाकरे का जो उनके पिताजी का है। लेकिन बावजूद इसके जो शिव सैनिक है वह ठाकरे परिवार के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जहां तक चलाना है, एक संगठन की एक कोलिशन की सरकार चल रही है। इस कोलिशन की सरकार में अपने विधायकों को और साथ साथ सहयोगी दलों के विधायकों को भी संतुष्ट रखना आपकी जिम्मेदारी है। और इस मोर्चे पर हमको मानना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे विफल रहे हैं। बट अगर आपके राज्यसभा के चुनाव में एक क्रॉसिंग वोटिंग हुई, आपको रोकने के लिए आपने क्या किया? और यह क्रॉस वोटिंग जो है विधान परिषद में और ज्यादा हो गई। गोया कि संगठन के स्तर पर आपको सुविधा हुई और दिक्कत हुई। अब सोचिए कि आपकी सरकार चल रही है और 25 से ज्यादा विधायक आपको राज्य को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाए और आपको कानों कान खबर न होने पावे, तो कौन सा संगठन चला रहे हैं, कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? तो बीजेपी निश्चित रूप से इस पूरे आग के पीछे बीजेपी का हाथ है। बिना बीजेपी के सहयोग के, बिना बीजेपी के समर्थन के, बिना बीजेपी के संसाधनों के उपयोग के ये संभव नहीं था। इसीलिए अहमदाबाद में ले जाकर सूरत में सभी लोग को ठहराया गया और सूरत की पुलिस उस होटल के सुरक्षा में लगा दी गई कि कोई आदमी वहां घुस न पाए। ये बिना बीजेपी के संभव ही नहीं। तो बीजेपी का जो पूरा का पूरा ये अभियान है, ये बिल्कुल माने जो पार्टी विद डिफरेंस का अपने आप को होने का दावा करती रही है, ये उसका आचरण है। जो उन्होंने कर्नाटक में किया, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और आज ये हालत आ गई। और इसका और ये मानना पड़ेगा कि इसका मौका दिया है शिवसेना ने। शिवसेना अपन को एक मजबूत तरीके से न रख पाने के कारण यह जो ऑपरेशन लोटस की बात आप कर रहे हैं राजीव जी, वह आपको सफल होता हुआ दिख रहा है। और ये आज आप और ये सरकार बच जाए, ये मैं नहीं कहता,
लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से सेंध लगाया है बीजेपी ने इस सरकार के पीछे, मैं अभी भी इस बात का समर्थक हूं कि सरकार के बचने की संभावना बहुत कम है। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन यह विकास अघाड़ी पार्टी की संगठन का जो की सरकार है, इसके सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। अब ये जरूर है कि जब विधानसभा में लोग इकट्ठे होंगे, विश्वास प्रस्ताव पे मतदान की स्थिति आएगी, तो यह भी आप मान के चलिए कि अजीत पवार का इतिहास नहीं दोहराया जाने वाला है कि जो लोग अजीत पवार के साथ गए थे सरकार बनाने के लिए, लौट करके चले आए अपनी मूल पार्टी में। एकनाथ शिंदे इतने भी कमजोर नहीं है कि जो जिन लोगों को लेकर चले गए हैं, उस सब के सब लोग टूट करके इनके पास चले आए। जी अमलेंदु जी, ये तो सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी बात हो रही है, और उसमें भी महाराष्ट्र को लेकर के बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जरा उससे इतर आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि इस बीच जो आंदोलन छात्रों का जो चल रहा है अग्निपथ को लेकर के, उस आंदोलन को भी जैसा धनंजय जी कह रहे थे कि बीच बीच में साप्ताहिक धमाके जो हो रहे हैं, उन धमाकों में इस गूंज को, ये जो है उस धमाके से जो अग्निपथ की गूंज है, छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, उसको दबाने की भी कोशिश यहाँ दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां पर सरकार ऑलरेडी घिर चुकी है, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर की गई गलत बयानी, आपत्तिजनक टिप्पणी हो, चाहे बुलडोजर का मामला जिस पर योगी सरकार घिरी, उसके बाद ये अग्निपथ का मामला हो, और इन सब से क्योंकि घिरी हुई है ये साफ दिखाई दे रहा है, और न सिर्फ देश में विदेशों से भी इस पर फटकार लग रही है, और उसके बाद आप नए नए विस्फोट कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस क्या लगता है सफल होगा कर्नाटक की तरह और मध्य प्रदेश की तरह? देखिए राजीव जी, इसकी सफलता पे तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि सफल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन जो है सफल हो भी जाते हैं और नहीं भी होते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र में पहले ये ऑपरेशन असफल हो चुका, और दूसरी बार भी अगर असफल होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके जरिए जो है देश की तमाम समस्याओं की तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। और अग्निपथ पे जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन बढ़ रहा है और तेज हो रहा है, और तमाम राजनीतिक दल उनके समर्थन में आ रहे हो, अब वो एक संस्थागत रूप जो है वो आंदोलन लेता जा रहा है। जो स्वतः स्फूर्त शुरू हुआ था, तो उसकी तरफ से भी ध्यान हटाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए था। मुझे लगता है ये वो भी हो सकता है, इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा यह कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार बुरी तरीके से विफल साबित हो रही है और लगातार घिरी हुई है। और एक खबर में देख रहा था अभी कि जो वित्त मंत्रालय की कोई समिति है, उन्होंने कहा है कि भाई देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई है, और अगर चीजें नहीं संभाली गई तो आने वाले दिन बहुत खराब हो सकते हैं। तो अच्छे दिन जो है वो बहुत खराब दिनों में जो है मतलब वो अब सरकारी स्तर पे सरकारी समितियां जो इस तरह की बातें करने लगी हैं। तो ये स्थितियां जो सब पैदा हो रही हैं, तो इसकी तरफ से भी ध्यान हटाने के लिए, चूंकि मोदी जी तो अजय हैं और सबसे काबिल प्रधानमंत्री हैं अब तक के 70 सालों में, अब तक इतना काबिल कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं और आगे 700 सालों में होगा भी नहीं। तो ऐसा जब प्रधानमंत्री हमको मिला हुआ है तो उसकी रक्षा करना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे छिटपुट कारनामे जो है वो होते रहने चाहिए, ताकि हमारा जो बाहुबली 56 इंच का छाती वाला प्रधानमंत्री है वो बरकरार रहे बिल्कुल एक तरीके से। तो ये भी उसके लिए जरूरी है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ राजीव जी की इसके जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी की जो असली चाल चरित्र चेहरा है वो भी साफ साफ जाहिर होता है। मुझे याद पड़ रहा है जिस समय चुनाव होने जा रहे थे तो एक टीवी चैनल पे डिबेट में मैं भी था, और जब शिवसेना की राज्यसभा की सांसद हो गई हैं प्रियंका जी, वो उस समय प्रवक्ता थी, वो भी उस डिबेट में मौजूद थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो विजय सोनकर शास्त्री थे, एक पत्रकार हैं संघी अवधेश कुमार, वो भी उसमें मौजूद थे। तो उसके मैंने मतलब निर्वाचन नहीं किए, कम पे समझौता कर लिया शिवसेना ने। तो मैंने उस डिबेट में कहा कि देखिए, चाहे तो शिवसेना आज इस बात को स्वीकार कर ले और चाहे चुनाव की बात करे कल इसको कर ले, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को खाने की रणनीति पे काम कर रही है और ये गठबंधन इनको तोड़ना होगा, चाहे चुनाव से पहले तोड़े चाहे चुनाव के बाद तोड़े। तो प्रियंका चतुर्वेदी भी समझ लेंगे नहीं हमारा बहुत अच्छा है और सब मिलकर तय हुआ है, विजय शंकर शास्त्री कहने लगे, अवधेश कुमार भी कहने लगे नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा है। और वही हुआ कि चुनाव के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करने लग गई, जो मैंने बात कही थी। आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा जो है अपने सहयोगियों के प्रति वो बिल्कुल सामने आ गया। जैसे धनंजय कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार को एक सदी की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंची है बिहार में,
और जिस तरीके से गिराना चाहते थे कि किस तरीके से जो है नीतीश कुमार को दाब में ले लिया जाए और अपनी वहां सरकार बनानी जाए या कुछ गड़बड़ किया जाए, मतलब नीतीश कुमार किसी तरीके से कब्जे में रहें, तो ये संदेश देना चाहते थे, वो वहां सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो विपक्ष जो था उसने भी गुगली फेंक दी एक तरीके से, ये बताने के लिए कि अगर तुमने गड़बड़ किया तो हम जो है नीतीश को समर्थन दे देंगे। हालांकि इस तरह वो था नहीं, लेकिन वो दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल चला है वो एकदम से बिल्कुल सामने आ रहा है। और राष्ट्रपति चुनाव में भी ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा जो है वो छोटे जो दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको समझ लेना चाहिए, वो चाहे जनता दल हो, चाहे वाईएसआर हो और चाहे केसीआर हो, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रच्छन्न सहयोगियों की तरीके से काम कर रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो उसकी एक तरीके से विचारधारा के लोग कहे जाते थे, जिनका 30-32 साल पुराना जिनका संगत था, उनके साथ जब ये कुकर्म एक तरीके से कहा कर सकती है राजनीतिक कुकर्म जो है, तो वो बख्शे की आपको ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में भी इसकी जो है वो एक कहा जाए परीक्षा होनी है। और जैसा आपने शुरुआत में कहा कि यशवंत सिन्हा जो है वो जिस तरीके से लाया विपक्ष निकाल करके, तो हालांकि मुझे लगता है कि वो वैचारिक तौर पर हो सकता है कि यशवंत सिन्हा का नाम ठीक नहीं हो, चूंकि वो उसी खेमे से आए हैं कुल मिलाकर के निकल करके, लेकिन जिस तरीके से यशवंत सिन्हा का नाम सामने लेकर के आया गया है, तो निश्चित तौर पे जो एनडीए और उसके प्रच्छन्न सहयोगी हैं उनके बीच भी ये काम करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां दो तरीके से बढ़ रही है। एक तो अब जो उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करना है, तो वो रामनाथ कोविंद टाइप का नहीं करना है, आपको यशवंत सिन्हा की टक्कर का घोषित करना है, पहली चीज। अब उस पर मंथन होगा कि किसको लाया जाए जो यशवंत सिन्हा की टक्कर का हो, इस तरीके का घोषित किया जाए प्रत्याशी। और दूसरा ये कि किस तरीके से जो प्रच्छन्न सहयोगी हैं उनको रोका जाए जो यशवंत सिन्हा के साथ चले जाए। तो इसलिए भी महाराष्ट्र के लिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम इस तरीके से भी जो जुगाड़ कर सकते हैं। तो सब मिलाकर के जो है मतलब बहुत सारे कुल मिला के कहा जाए कि वो लक्ष्य हैं, और उन सारे लक्ष्य को एक तीर से जो साधने की कुल मिलाकर के कोशिश की जा रही है। जी राजी, कई सारे लक्ष्य उसको साधने की कोशिश एक तीर से, लेकिन क्या संभव हो पाएगा? देश में जो कुछ चल रहा है उसी पर हम लोगों की नजरें हैं और हम लोग लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज सुबह से खबर महाराष्ट्र की आ रही है और महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है उसमें यही कि महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? आने वाले समय में इससे भी पर्दा उठ जाएगा। लेकिन उससे पहले जो कुछ भी अभी तक हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब युवाओं का गुस्सा जो है वो सड़कों पर है। युवा नाराज हैं और युवाओं के सामने खड़ा किया गया तीनों सेना के अध्यक्षों को, प्रमुखों को ला करके, और उनके जरिए ये बताने की कोशिश हुई कि युवाओं, आप लोग अगर सेना में नौकरी चाहते हैं तो जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपको यहाँ सर्टिफिकेट देना होगा, शपथ पत्र देना होगा कि आपने कोई गलती नहीं की है। और इस बीच आज महाराष्ट्र से खबर, लेकिन देश भर में युवाओं का गुस्सा भी शांत नहीं है। खासकर उत्तर भारत में जो खबरें आ रही हैं वहां से, उत्तर भारत से, आज भी दिल्ली में भी अलका-लांबा सहित, क्योंकि अब यहां हम देख रहे हैं दिल्ली से लेकर पूरे देश में कांग्रेस का भी, और धीरे धीरे प्रशांत टंडन जी, आप ही कुछ दिन पहले हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे कि छात्रों का भी अगर संगठन इसके साथ आ जाएगा तो शायद इसे मजबूती मिल जाएगी। छात्र संगठन ही नहीं, यहां हम देख रहे हैं कि अब पॉलिटिकल पार्टीज का भी साथ अग्निपथ के विरोध में युवाओं को मिल रहा है। क्या लगता है आपको? एक तरफ हम बात तो कर रहे हैं महाराष्ट्र की, लेकिन साथ साथ पैरेलली बात करना युवाओं की यहाँ जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये महाराष्ट्र का चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, लेकिन युवाओं का चैप्टर जो है वो चालू है और मुझे नहीं लगता है कि वो खत्म होने वाला है। आपको क्या लगता है प्रशांत टंडन जी? जी बिल्कुल। मैं युवाओं की बात करूं उसके पहले, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो रही थी, तो छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि क्योंकि जम्मू कश्मीर की में विधानसभा नहीं है, उस वजह से मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की, एमएलए, राज्यों के एमएलए की और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू होती है वोट की, और उसमें एमएलसी का वोट नहीं होता है, केवल एमएलए का वोट होता है। अब उसकी वैल्यू जो है वो 700 है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो 708 थी, वो 700 हो गई है, यानी 8 पॉइंट कम हो गई है। उस 8 पॉइंट की वैल्यू कम होने का मतलब है
कि 6,300 के लगभग वोट कम हो गए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ऐसे में उन राज्यों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है जहां के वोटों की वैल्यू ज्यादा है। महाराष्ट्र के एक एमएलए के वोट की वैल्यू 175 है, तमिलनाडु की 176 है, जो बीजेपी के साथ नहीं है राज्य। झारखंड की वैल्यू 175 है। तो ये भी राष्ट्रपति के चुनाव का भी एक गणित इसमें रहेगा। इस पे हम लोग वोट कितना है, कहाँ जा सकता है, इस पे हम लोग किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अब राष्ट्रपति के चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो गई आज से। अब जो सवाल आपका है कि युवाओं का, देखिए याद कीजिए कि कोरोना के पहले पूरे देश में युवाओं के आंदोलन थे, चाहे जेएनयू हो, चाहे वो जादवपुर हो, चाहे वो बीएचयू हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, आईआईटी मद्रास हो, तमाम एचसीयू हो, रोहित वेमुला को लेके ये सारे आंदोलन हो रहे थे। तो युवा तो बहुत, इसको कहें कि जागरूक है राजनीतिक रूप से, लेकिन क्योंकि कोरोना में पूरा देश बंद हो गया था तो वो सब चीजें शिथिल हो गई और वो तितर बितर हो गई, डिस्पर्स हो गई। अब जो ये गुस्सा है, देखिए जो स्पॉन्टेनिटी हमको दिखाई दी कि ट्रेनें फूंक दी लोगों ने और वो सब हो गया, क्योंकि वो जो अभ्यर्थी थे जो सीधा जिसका इम्पैक्ट हुआ वो यूनिवर्सिटी के लोग नहीं थे, वो बच्चे, वो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स के बच्चे नहीं थे। तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आया और वो घटना हो गई। लेकिन आप देखिए कि अब हिंसा की घटनाएं काफी कम हो गई हैं और हिंसा की घटनाएं कम हुई और आंदोलन का विस्तार हो रहा है। तो ये एक पिछले 48 घंटे में अगर आप देखिएगा तो ये तब्दीली आई है और ये लंबा चलने वाला आंदोलन है, क्योंकि अन्याय हुआ है बच्चों के साथ। उनकी हिंसा को अब मैं बिल्कुल भी कंडेम करता हूँ, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए कि वो जो अग्निवीर है उसको मिल क्या रहा है या क्या नहीं मिल रहा है। मैं उसके 4-5 पॉइंट में बता दें, क्योंकि कल सारी गलतफहमी दूर हो गई, सारा प्रचार कल खत्म हो गया, क्योंकि कल सेना ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। नोटिफिकेशन क्या कहता है? 75% की कोई बात नहीं है, सारे अग्निवीर रिटायर होंगे, सब। उसमें से 25% तक, 25% नहीं, 25% तक लिए जाएंगे, फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा। एक बात, इनको सीएसडी कैंटीन का रिटायरमेंट के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बड़ा फायदा या आकर्षण होता है कि आपको सस्ती कीमत पे, बाजार से कम कीमत पे सामान मिल जाता है रोजमर्रा का, तमाम से सारी चीजों का। सीएसडी कैंटीन का कोई लाभ नहीं मिलेगा, इनको सेना के स्वास्थ्य सेवाओं का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ग्रेच्युटी 5 साल में बनती है, 5 साल से पहले इनको रिटायर किया जा रहा है, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। प्रोविडेंट फंड तो पहले ही कह चुके कि नहीं मिलेगा। ये लोग अपने आप को एक्स सर्विसमैन या पूर्व सैनिक भी नहीं कह सकते। तो जो पूर्व सैनिकों का कोटा कहीं 15%, कहीं 20% पीएसयूज में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में होता है, उसमें ये क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो आप 23 साल में रिटायर करके, 21 साल में, 22 साल में उन छात्रों को रिटायर करके आप क्या, आपने उसको कहां छोड़ दोगे फ्रस्ट्रेशन में उसको? आप जिस उम्र में हम लोगों ने करियर शुरू किए थे उस उम्र में उसका करियर खत्म हो चुका होगा। तो युवाओं का गुस्सा बिल्कुल जायज है, वो सेना से जुड़ते हैं। आज ही सुबह मैं पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहा था 26 जनवरी की परेड की। आप याद कीजिए, हम दर्शक हमारे सारे याद करें कि जब राष्ट्रपति के सलामी मंच के सामने से कोई रेजिमेंट निकलता है
तो वो कहता है ना कि ये कुमाऊं रेजिमेंट है और इसको इतने परमवीर चक्र मिले, इतने शौर्य चक्र मिले, इन युद्धों में इसने जो है शौर्यता और वीरता का प्रदर्शन किया। ये कमेंटेटर बोलता है ना, इन अग्निवीरों कोई रेजिमेंट नहीं होगा। इससे युद्ध में अपने रेजिमेंट की आन बान शान के लिए, अपने पलटन के लिए, अपनी यूनिट के लिए के जज्बे के लिए सैनिक लड़ता है। वो उसके साथ वो प्राइड होगा ही नहीं। आप क्या कर रहे हैं? मतलब सेना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मोदी जी साहब कह रहे हैं, प्रधानमंत्री की साहब, देश आगे जाएगा। मतलब मुझे कोई बताए कि देश के लोग पीछे जाएंगे तो देश कैसे आगे जाएगा? देश कोई अलग सा इंजन है कोई की चलेगा वो? तो बहुत अफसोसनाक है। लेकिन ये युवाओं का गुस्सा, और इसमें देखिए किसान भी जुड़ रहे हैं और ये आंदोलन व्यापक हो रहा है। और ये सरकार को समझना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए दोनों प्रति। और मैं सेना के मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स की तमाम सारी बातें 2 घंटा डिस्कस कर सकता हूं इस पे, कि आपने कोई ब्लूप्रिंट रखा ही नहीं है। आप रिफॉर्म्स के नाम पे सीडीएस की पोस्ट आपने बनाई सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिशों पे। रावत साहब सीडीएस बन गए, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म में तय थी, वो क्या करेंगे ये भी तय नहीं था। और 3 दिन तक वो खबरें चलती रही कि क्या करेंगे, उनका रोल क्या होगा, उनका एसओपीस क्या है। तो आपने बना दिया। अब रावत साहब के साथ हादसा हो गया, जनरल रावत के साथ, वो 7 महीने हो गए गुजरे हुए, आप नया सीडीएस नहीं बना पाए। नया सीडीएस बनता उसके पहले आपने रूल भी चेंज कर दिए। और राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि कहीं छपी नहीं जिस तरीके से जैसे छपना चाहिए इसको। सीडीएस के भी नियम बदल दिए गए हैं। जान लें कि एग्जिस्टिंग नेवल चीफ, एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ, एग्जिस्टिंग एयरफोर्स चीफ रिटायर होकर सीडीएस नहीं बन पाएंगे। जो इमीडिएट रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल्स होंगे वही बन पाएंगे। तो आप सेना का कल्चर, सेना का पूरा स्ट्रक्चर, उसका पूरा आप बदल रहे हो। कोई उसका रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। होगा तो अब पब्लिक डोमेन में नहीं है कम से कम। थैंक यू। बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं, और जितनी बात की जाए, जैसा आप कह भी रहे हैं कि 2 घंटे तक भी हम चर्चा कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने सारे मसले हैं, इतने मुद्दे। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पर कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में डेवलपमेंट है और इसके साथ साथ बहुत सारे साथी अपनी बात, अपने विचार रख रहे हैं। एक सवाल ओम प्रकाश तिवारी पूछ रहे हैं प्रशांत जी आपसे ही, कि अग्निवीरों की वर्दी पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ होगा क्या? वो जो आपने नोटिफिकेशन देखा है उसमें ऐसा कुछ जिक्र है क्या? हमारे एक बीजेपी के साहब जो हैं, जो कह रहे थे कि उनको अपने बीजेपी दफ्तर में हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे देंगे, वो कह रहे थे कि वो अग्निवीर लिखा हुआ तमगा लेकर घूमेगा, लेकिन अशोक स्तंभ होगा क्या? ऐसा कुछ है क्या? देखिए, उसकी यूनिफॉर्म क्या होगी वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अशोक स्तंभ यहाँ पे कंधे के फ्लैप पे कब आता है वो मैं बता सकता हूँ। वो आता है कैप्टन जब आप बनते हैं, सॉरी मेजर बनते हैं। तो कैप्टन तक भी 3 स्टार होते हैं, तो मेजर बनते हैं। यानी अगर आप देखिएगा कि अपने शहर के सिविल पुलिस में से, तो सिविल पुलिस में जब एसपी बनता है बंदा, सुपरिटेंडेंट पुलिस, तब उसके कंधे पर अशोक की लाट आती है। और उसके बाद वो स्टार बढ़ते जाते हैं एसएसपी तक, डीआईजी तक। आईजी आने पर अशोक की लाट हट जाती है। और यही काम फौज में होता है कि कर्नल बनने के बाद वो हट जाता है अशोक की लाट, और वो स्वॉर्ड बटन क्रॉस होता है। फिर स्वॉर्ड बटन क्रॉस और स्टार होता है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल का स्वॉर्ड बटन क्रॉस और अशोक की लाट होती है। और फिर जो जनरल होता है उसमें स्वॉर्ड बटन क्रॉस, अशोक की लाट और एक स्टार होता है। तीनों चीजें होती हैं। तो यही आप देखिएगा कि आपको
लेफ्टिनेंट जनरल का जो कंधे पर लगता है वो स्टेट के डीजीपी के पास होता है। तो स्टेट का जो डीजीपी होता है उसके जो कंधे पर अशोक की लाट और शॉर्ट बटन क्रॉस लगता है वही लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। तो जनरल की पोजीशन उसके ऊपर है। उसका अगर यूनिफॉर्म आईबी का चीफ पहने तो शायद वो लगेगा। तो अशोक की लाट का तो ये है कि नेशनल चिन्ह है। बाकी हमारे फौजी या पुलिस के लोग या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो भी पहनते हैं इग्निशिया, वो सब राष्ट्रीय चिन्ह है। चिन्ह है और कौन कहां लगाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जो अभी प्रशांत टंडन जी बता भी रहे हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है अग्निपथ योजना का और उस नोटिफिकेशन के अनुसार पूरे के पूरे यानी कि 100% जो 4 साल की नौकरी पाएंगे वो उस समय रिटायर होंगे। उसके बाद उनमें से 25% तक अप टू 25% तक उनको डिटेन किया जाएगा या माफ करें उनको रिटेन किया जाएगा। और वो रिटेन करने का क्या जरिया होगा, क्या फिर से एग्जाम होंगे या कुछ और होगा, ये सब कुछ भी वहां देखना होगा। तो बहुत सारी बातें अग्निपथ पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज जो चर्चा हम करते रहे हैं वो चर्चा महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे क्या अपनी सरकार या महाविकास आघाड़ी क्या अपनी सरकार बचा पाती है, इस पर नजरें रहेंगी। और आगे क्या कुछ होता है ये हम लोग आने वाले समय में जब भी जुड़ेंगे आप तक पहुंचाएंगे, आप तक तमाम खबरें देंगे। अभी इस चर्चा को यहीं खत्म करना चाहूंगा, विराम देना चाहूंगा। धनंजय कुमार जी, प्रशांत टंडन जी, सुनील शुक्ला जी और साथ में अमलिंदु उपाध्याय जी, आप चारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े और बहुत सारी बातें आप लोगों ने बताई और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़े हुए हैं अपने हमारे साथ अपनी बातें अपने विचार रख रहे हैं, आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत दिनों से अनुलोम विलोम चल रहा है, लेकिन भाजपा को यह समझना पड़ेगा कि उनका सामना शरद पवार से है। जी हाँ, आज बहुत लोगों ने अनुलोम विलोम किया होगा, लेकिन यहाँ पर वहाँ की राजनीति में जैसा असलम चिश्ती कह भी रहे हैं कि अनुलोम विलोम चल रहा है और लेकिन उनके साथ यानी कि महाविकास आघाड़ी में जो एक चाणक्य है वो है शरद पवार। क्या इतनी जल्दी इतनी आसानी से सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत सही कह रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी, कह रहे हैं कि वर्दी में टोपी भी आती है टंडन सर। ठीक है ओम प्रकाश जी, इस पर चर्चा कल करते हैं। दिव्यांशु सिंह कह रहे हैं कि ये बैकअप प्लान है लोगों का अग्निपथ स्कीम से ध्यान भटकाने का, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार मुश्किल में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मदीना का मुसाफिर रजबी भाई हमारे साथ हैं जुड़े हुए। कुलविंदर सिंह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष इन बागी विधायकों की सदस्यता खारिज करें। कौशिक देव राय कह रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस कहां खड़ी है, चुनाव में एक डिबेट रखिए। बिल्कुल उस पर भी बात होगी। विजय प्रकाश भट्ट कह रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार आप सभी को, साथी पैनलिस्टों को भी बहुत धन्यवाद आपको। और दिव्यांशु सिंह हैं हमारे साथ में। सुमित नरखेरे कह रहे हैं उद्धव सरकार 100% सलामत है, कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहें। और इमरान शेख कह रहे हैं शरद पवार महाराज की सरकार नहीं गिरने देगी। और हरोल्ड अलमेदा कुवैत से गुड नाइट कह रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। और ऐसे ही मोहम्मद शरीफ हैं जो कह रहे हैं शीशा टूट कर बिखर जाए तो वही अच्छा है, क्योंकि दरारें न जीने देती हैं न ही मरने देती हैं। हरी शंकर रॉय भी हैं कि कह रहे हैं कि आप बीजेपी की चालबाज चोर बाजारी और कालाबाजारी देश हित में ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसी बात तो कहीं से भी ठीक नहीं है। मनोज राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कौशिक देवराय जुड़े हुए हैं, दिव्यांशु सिंह जुड़े हुए हैं, सुमित नरखेड़े हैं, असलम चिश्ती जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। असलम चिश्ती जी कह रहे हैं कि डीबी लाइव के पत्रकारों की पत्रकारिता बहुत ही नपी व मार्मिक पत्रकारिता का जीता जागता नमूना पेश करती रहती है। आप सबको साधुवाद, आपको भी साधुवाद, आपको भी धन्यवाद असलम भाई कि आप जुड़ते हैं, अपनी बात अपने विचार रखते हैं। मोहम्मद शरीफ हमारे साथ बने हुए हैं और साथ में अफरोज आलम हैं, दिव्यांशु जी हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मदीना का मुसाफिर भी हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।